हेलो दोस्तों, यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पेट के जो हमारे सेगमेंट पेट का जो चल रहा है उसके उसी के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था जो है या भारतीय अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो 5 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको पुटअप होने है और 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए जाएंगे। और उसके अंतर्गत जो पेट के सिलेबस में आपके जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग क्रम से देखते जाएंगे कि क्या क्या है, और इसको एक फास्ट रिवीजन के तौर पर हम लोग देख रहे हैं कि इसको क्या है। इसमें देखा जाए अगर कि सबसे पहली बात है भूमि सुधार, तो भूमि सुधार का अगर कर देखा जाए, लैंड रिफॉर्म की बारे में बात किया जाए तो भारत में भूमि सुधार जो सरकार द्वारा किया गया वो उसके मुख्य 3 कदम उठाए गए। और उसमें जो पहला कदम था वो मध्यस्थों की क्या करना था, समाप्ति करना था, यानी एंड ऑफ मीडिएटर जो हैं उनको समाप्त करना था, जिसमें आपका जमींदारी प्रथा की बात करा जाए, महलवारी प्रथा की बात किया जाए और रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात को खत्म कर किया गया। उसी के जस्ट बाद जो बात आई उसमें यह दिखा गया कि सुधार उसमें क्या होना चाहिए, तो काश्तकारी सुधार की बात किया गया, यानी प्रेजेंट रिफॉर्म्स की बात हुई। इसके अंतर्गत जो है लगान की जो दर, यानी कि जो लगान की दर थी उसको एक निर्धारित की गई कि हाँ ये इतना लगान होगा। बटाईदारों का हितों की रक्षा के बारे में बात की गई। काश्तकारों के स्वामित्व की भी बात की, अधिकार की बात की गई। उसी के जस्ट उसमें उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो कृषि का पुनर्गठन भी किया गया और कृषि का एग्रीकल्चर रिकॉग्नाइजेशन की बात हो गई। इसमें भूमि सुधार का जो भूमि जो हुआ तो भूमि का पूर्ण वितरण, यानी कि फिर नए सिरे से भूमि का जो वितरण किया गया और भूमि की चकबंदी की गई। इसमें बड़े बड़े लैंड बनाए गए और जो छोटे छोटे भूमि थे उसको एक साथ लाया गया और एक करके एक बड़े जोत का निर्माण किया गया। और सहकारी कृषि की बात भी इसमें इसके अंतर्गत किया गया। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जो मुख्य भूमिका की बात अगर देखा जाए कि क्या है, तो ये जो बात हुई उसमें यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक 3 टॉपिक को अगर देख लिया जाए कि जमींदारी व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ से क्वेश्चन आपको बनेगा कि जमींदारी व्यवस्था जो है वो कब लागू की गई, तो 1793 में जमींदारी व्यवस्था जो है लागू की गई और जो लॉर्ड कार्नवालिस ने इसको क्या किया, लागू करने का काम किया। इसी तरह महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1822 में लाई गई और हाल्ट मैकेंजी के द्वारा इसको लागू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो 1792 में लागू की गई और थॉमस मुनरो ने इसे सबसे पहले महाराष्ट्र के बरामहर जिले में लागू किया गया और दूसरी बार जो है 1835 में लागू की गई। ठीक है, मद्रास अब 1835 में लागू किया गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्या है, भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर की बात हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर अगर देखें तो भारत की अगर देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 58.2% जो है वो कृषि में आज मतलब कृषि में कार्यरत है। और इसमें कृषि की व्यवस्था को देखते हुए भारत में एक क्रांति लाई गई और वो क्रांति जो थी वो हरित क्रांति के नाम से जाना गया, जिसको MS स्वामीनाथन ने लाया। और हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव जो पड़ा वो 2 फसलों पर पड़ा, गेहूं और चावल के अंतर्गत। और इस कारण जो है पश्चिम बंगाल जो है वो प्रथम स्थान पर रहा और पूर्ण रूप से जैविक खेती का जो खेती करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना वो आपका कौन सा राज्य है, तो सिक्किम राज्य है। इसी तरह अगर देखा जाए कि हमारे देश में जो प्रमुख फसलें हैं उस प्रमुख फसलों को भी थोड़ा सा अगर एनालिसिस कर लिया जाए तो इसमें देखिए पहला हमारे 3 तरह के फसल हमारे पास हैं। एक है खरीफ फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। 3 तरह के फसल बोई जाती है भारत में, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बोई जाती है। जिसमें आपका खरीफ का जो फसल है, खरीफ की जो फसल है उसको जुलाई माह में बोई जाती है और अक्टूबर माह में क्या कर लेती है, काट ली जाती है। यानी अगर देखा जाए वर्तमान के समय में तो ये कौन सी फसल, तो आपका खरीफ फसल ही आता है। यानी कि अगर कहा जाए तो जाड़े के अंतर्गत जो बरसात और जाड़े के संबंध में जो फसलें बोई जाती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ फसल बोई को कह सकते हैं। इसमें जो प्रमुख फसल है वो आपका धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, कपास, गन्ना, अरहर, मूंगफली और सोयाबीन। अगर आप देखें तो ज्यादातर इसमें जो है मोटे फसलों की बात अगर देखा जाए इसमें है। तो इस तरीके से हमारे ये फसल है। आपसे सवाल सीधे पूछेगा कि बाजरा जो है वो किसका है, या धान जो है धान की खेती किस
फसल के अंतर्गत बोई जाती है, तो यहाँ पर इसको हम लोग लगा देंगे खरीफ की फसल। यहाँ पर रबी की फसलों के अंतर्गत अगर देखा जाए तो रबी की फसल जो है अक्टूबर माह में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए तो जाड़े में ये पूर्ण रूप से जाड़े में और काटी जाती है, और अप्रैल यानी गर्मी के समय में इसको काट ली जाती है। और इसमें प्रमुख रूप से जो है वो गेहूं है, जौ है, चना है, मटर और सरसों की फसलें जो हैं इसके अंतर्गत बोई जाती हैं। जायद की फसलें जो हैं, वो जायद का फसल जो है वो मार्च से जून के अंतर्गत, जून के बीच बोई जाती है, उसको हम जायद की फसल। और इसमें देखिए तो मेन रूप से जो है फल वाले जो पौधे हैं उनको कहा जाए, यानी तरबूज जो है इसको हम लोग ऐसे खा लेते हैं, खरबूज की बात है, ककड़ी की बात है, और सूरजमुखी है। तो इस तरीके से देखा जाए तो जायद में हमारे जो फसल हैं वो आपके तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सूरजमुखी हैं। बाकी इसमें धान जो है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत है, गेहूं जो है आपका रबी की फसल। यहाँ से आपका पैट में भी यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, वीडियो में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आने हैं, लेखपाल में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। आगे के टॉपिक को अगर देखा जाए तो एक टॉपिक आपका पैट में है और वो है आपका हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो आपका एक टॉपिक है। और ग्रीन रिवोल्यूशन की बात किया जाए तो हरित क्रांति जो है वो मुख्य रूप से अभी बात हुई है कि हरित क्रांति जो है वो फसलों के उत्पादन के लिए काम किया गया, तो ज्यादा फसल जो लाया जाए। तो इस शब्द में देखिए जाए तो अमेरिका के डॉक्टर जो विलियम्स गार्ड थे, गार्ड की देन है। यानी पूरे विश्व में अगर देखा जाए हरित क्रांति शब्द, अगर आपसे पूछता है कि हरित क्रांति शब्द का प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ पर आप कहेंगे डॉक्टर विलियम्स गार्ड की देन है। और पूरे विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता अगर माना जाए तो नॉर्मन बोरलाग जो हैं, ये पूरे विश्व में क्या है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में अगर हरित क्रांति की जन्मदाता की बात किया जाए तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बात आती है, का नाम आता है, जो यहाँ पर भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में बहुत काम किया और यहाँ पर इसका प्रभाव भी देखने को मिला। और हमारे गेहूं और चावल के उत्पादन में अधिक बढ़ोतरी हुई और इससे देश लाभान्वित भी हुआ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई वो 1966-66 के अंतर्गत हुआ दौरान। और इसका सबसे पहला जो बात आई, यानी कि प्रयोग जो हुआ, उत्तराखंड के पंतनगर कृषि संस्थान में, कृषि विश्वविद्यालय जो है वहां पर इसका यूज किया गया। इसी प्रकार अगर देखा जाए कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव अगर किसी फसल पर पड़ा है तो वो सर्वाधिक फसल पर गेहूं पर पड़ा। हालांकि गेहूं और चावल दोनों पर पड़ा था, लेकिन यह है कि ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो ज्यादा प्रभाव जो है गेहूं के ऊपर पड़ा। इसी प्रकार अगर हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण जो था वो क्या था, तो यहाँ पर अधिक उपज देने वाली किस्मों का होना। यानी कि यहाँ पर ऐसे फसल का यूज किया गया जो क्या है, जिसकी उत्पादकता बढ़ाई जाए और ज्यादा से ज्यादा जो है फसल उत्पादन हो। इस कारण ये हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो ज्यादा इफेक्टिव हुआ। इसके बाद के टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो हमारे पास आता है हरित क्रांति के जो घटक कौन कौन थे। तो हरित क्रांति के घटक के अंतर्गत अगर हम लोग देखें तो क्या है, तो यहाँ पर जो किस यूज हुआ था वहां पर पहला फोकस किया गया कि उन्नत किस्म के जो बीज हैं उनका उपयोग किया जाए। दूसरी बात है कि रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भी किया जाएगा ताकि कीटनाशक जो हैं वो कीटाणुओं से बचाया जाए ताकि फसल को कोई हानि ना हो। और इसके बाद क्या है, सिंचाई पर फोकस किया गया कि देश में जो फसल हैं उसका समय समय पर सिंचाई दिया जाए। तो फिर उसके बाद रासायनिक कीटनाशकों तथा जीवाणुओं का भी यूज किया गया ताकि जो लाभदायक जीवाणु हैं, यानी कि जो चीजें रासायनिक कीटनाशक हैं उसका यूज करके और फसलों को बचाया जाए। इसके बाद जो है साख भंडारण और वितरण पर ध्यान रखा गया कि यानी कि भंडारण कैसे होगा, हमारा कितना स्टॉक, कितना उत्पादन आप हो पाएगा, और उसका विपणन यानी वितरण कैसे किया जाएगा। यानी भंडारण की भी व्यवस्था की गई और जगह जगह पर क्या है, वितरण प्रणाली की भी व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत हरित क्रांति के जो घटक माने जाते हैं। इसके बाद अगर बात देखा जाए कि इसके बाद की जो चीजें हैं उसमें क्या है, तो देखिए एक बात है, हरित क्रांति का प्रभाव तो पड़ा और इससे देश में एक रिवोल्यूशन भी हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि हरित क्रांति का प्रभाव जो कम होने लगा। उसके बाद ये देखा गया कि एक बात, प्रभाव को कम करने के लिए द्वितीय हरित क्रांति यानी सेकेंड जो है ग्रीन रेगुलेशन की बात करने की बात हुई। और ये
इसका यूज जो हुआ वर्ष 1995-96 तक आते आते जो है हरित क्रांति का प्रभाव हो गया, यानी कम हो गया, तो कृषि में एक उत्पादन की जरूरत पड़ी। और इसके अंतर्गत क्या है, उर्वरकों के अत्यधिक इस्तेमाल होने के कारण मुख्य प्रभाव थे। क्यों ऐसा कमी आया? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उर्वरक यूज हुआ था। और इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या हो गया कि कृषि किसानों में एक निराशाजनक स्थिति हुई, और वो क्या है कि आत्महत्या की प्रवृत्ति भी जागरूक होने लगी। और इसलिए दूसरी हरित क्रांति का क्या किया गया, एक आवश्यकता महसूस की गई, और इस तरीके से देश में एक दूसरी ग्रीन रिवॉल्यूशन जो ही हुई। अब यहां पर एक बात आई कि सेकेंड टॉपिक जो है आपका श्वेत क्रांति की बात है। इसके बाद जो है जो पेट का दूसरा सिलेबस जो है वो आपका पेट है। पेट में वो जो है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति है। और श्वेत क्रांति जो देखा जाए तो व्हाइट रिवॉल्यूशन इसको नाम दिया गया। और यहाँ पर भारत में ऑपरेशन फ्लड जो है, और इसको श्वेत क्रांति भी आप कह सकते हैं, के जनक जो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा जो है ऑपरेशन फ्लड लाया गया, और यहाँ से दूध उत्पादन में बढ़ोतरी की बात की गई कि हमारे यहाँ जो दूध उत्पादन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और यहाँ पर श्वेत क्रांति की शुरुआत जो है 1964 से 65 के अंतर्गत सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसको लाया गया। यानी कि जो श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई वो सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया। और इसका मुख्य काम था ये कि उत्पादन बढ़ाने के लिए काम करना, यानी जितना उत्पादन हो रहा है उससे ज्यादा उत्पादन बढ़ाया जाए, अच्छे नस्ल की जो गायें हैं उनको आगे किया जाए, यानी जो पशु हैं उनको आगे किया जाए, लाया जाए, और एक अच्छा किस्म का अधिक उत्पादन पर ध्यान दिया जाए। इसके बाद जो है वर्तमान में जो दूध उत्पादन की जो श्रेणी है उसमें जो वर्तमान में जो भारत है वो किस स्थान पर है, तो विश्व में भारत का स्थान जो है वो क्या है, सबसे अधिक दूध उत्पादन का है। यानी पूरे विश्व में भारत जो है सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करता है और इसकी श्रेणी में है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, एक आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 1970 के अंतर्गत आपका क्या हुआ, 70 में जो है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा की स्थापना जो हुई वो 1955 के अंतर्गत हुआ। ठीक है, तो आपसे देखिए दो तरह के क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ कि भारत जो है विश्व में कौन स्थान रखता है दूध उत्पादन में, और इस तरीके से हम लोग इस टॉपिक पर देख रहे हैं। यहाँ अगला टॉपिक जो है उसी के अंतर्गत श्वेत क्रांति के अंतर्गत देखा जाए तो देश का पहला जो है अमूल रोबोटिक डेयरी प्लांट जो है वो कहाँ स्थापित की गई, कब स्थापित की गई, ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी जो है प्रसंस्करण जो है यानी डेयरी जो कंपनी है वो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने रोबोटिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र डेयरी प्लांट जो है का आरंभ जो किया वो अक्टूबर 2013 में मुंबई से 50 किलोमीटर की दूरी पर किया। यानी अगर इसमें देखा जाए कि भारत की सबसे बड़ी दूध प्रसंस्करण डेयरी कंपनी जो है वो कौन सा है, तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड ने रोबोटिक दूध प्रसंस्करण संयंत्र, यानी कि यहाँ पर सब ऑटोमेटिक सारी चीजें होने की काम हुआ, और यहाँ पर मुंबई से 50 किलोमीटर दूरी पर किया गया। कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 2013 को इसकी स्थापना हुई। इसके अंतर्गत अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ पर गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड को आमतौर पर जो सबसे चर्चित नाम दिया गया वो कौन सा नाम है, ब्रांड अमूल। आजकल हम जो अमूल की दूध पीते हैं या दूध हमारे यहाँ वितरण हो रहा है हम लोग पास, तो ये गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन लिमिटेड है, और उसी के अंतर्गत दूध का जो है वितरण हो रहा है। इसके बाद हम लोग अगर आए तो हमारे पास देखिए एक प्रमुख क्रांतियों की बात आती है, और प्रमुख क्रांतियां क्या है कि भारत में कौन कौन की क्रांति हुई है उसके अंतर्गत देखा जाए तो हरित क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, तो खाद्यान्न से संबंधित है। श्वेत क्रांति अगर देखा जाए तो दूध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो आता है, सब क्वेश्चन इस पर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एकदम सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से है।
और इसी तरह लाल क्रांति अगर देखा जाए तो मांस और टमाटर से संबंधित है। इसी प्रकार अगर सुनहरी क्रांति की बात किया जाए तो सुनहरी क्रांति जो है वो फलों के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति जो है वो अगर देखा जाए तो झींगा उत्पादन से हमारे यहाँ है। भूरी क्रांति जो है उर्वरक से संबंधित है और ब्लैक क्रांति जो है वो आपका देखा जाए तो खनिज तेल में उत्पादन से संबंधित है। और स्वर्ण स्वर्ण अगर क्रांति देखा जाए कि स्वर्ण क्रांति हमारे पास है तो वो किससे है, बागवानी से। ठीक है, इस तरीके से क्रांतियां हमारे पास हैं जो मेन इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं। और भी क्रांतियां हैं जिसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए कि सदाबहार क्रांति क्या है, यानी कि ग्रीन एवरग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर ये महसूस किया गया कि हरित क्रांति की सफलता के बाद हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि उत्पादन को और बढ़ाना है। उत्पादन को और बढ़ाना है तो कैसे और उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, तो उस उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हम लोग सबसे पहले भारत में जो लाई गई वो क्या लाया गया, सदाबहार क्रांति लाई गई। और हरित क्रांति की सफलता के बाद इसका लक्ष्य ये था कि जो 210 मिलियन टन से जो उत्पादन था वो क्या करना था, 420 मिलियन टन को बढ़ाना था। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे देश में क्या है, सदाबहार क्रांति जो लाई गई। यह विचार जो है किसके अंतर्गत आया, कि ये विचार जो है कौन लाया, तो विचार लाने का कार्यक्रम जो था वो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जो है एम एस स्वामीनाथन ने 25 जनवरी 2006 को यह विचार को व्यक्त किए और बताए कि हमारे यहाँ उत्पादकता को बढ़ाया जाए। और उत्पादकता बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए जो है सबसे पहला काम अगर देखा जाए तो इसके लिए क्या इसमें जरूरत हुई, तो सर्वश्रेष्ठ तकनीकी का इस्तेमाल करने का काम किया गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग में शोध करके और नए तरीके से एक फसल का उत्पादन करने का काम किया गया। इसके बाद अगर नेक्स्ट टॉपिक को अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, तो केसीसी बोलते हैं इसको, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। इस योजना की शुरुआत जो है 1998 में हुआ और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो किसानों को जो संगठित बैंकिंग प्रणाली से क्या था, लचीले और कम खर्चीले तरीके से पर्याप्त और समयानुसार ऋण उपलब्ध कराने का। यानी किसान क्रेडिट का कार्ड जो है वो कम दर पर है और कम खर्चीले तरीके से, यानी ज्यादा कम समय में कम अवधि के लिए उसको ऋण उपलब्ध कराने का काम जो किया गया वो किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बनाया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के बीच है वो है आपका, यहाँ अगर देखा जाए तो सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, भारत में सहकारी बैंकों का गठन जो है 3 स्तर पर किया गया। यानी अगर पूछा जाए कि भारत में सहकारी बैंकों का गठन कितने स्तर पर किया गया, तो 3 स्तर पर किया गया। और यहाँ पर राज्य सहकारी बैंक जो राज्य में शीर्ष संस्था की भूमिका निभाती थी, और इसी तरह केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक, और यह जिला स्तर पर होता था। और प्राथमिक ऋण समितियां जो होती थी यह ग्राम स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर यह ऋण देने का कार्य करता था। किसानों को अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण जो है वो प्राथमिक सहकारी समितियां से होती थी। यानी जो प्राथमिक सहकारी समिति ऋण समिति थी वो अल्पकालीन किसानों को कुछ समय अवधि या कम समय अवधि के लिए जो ऋण है अवेलेबल करा कराती है। अभी देखिए यहाँ पर इसको देखा जाए कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना जो हुई वो 1975 में एम नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर इसकी क्या किया गया, इस क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक का स्थापना किया गया। इसके बाद अगर एक टॉपिक और है आपका नाबार्ड को अगर देखा जाए तो नाबार्ड जो है वो एक क्या है कि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक बोला जाता है और इसको बोला जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो इस विकास की स्थापना हुई जो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना जो की गई वो शिव रमन सिंह की सिफारिश पर किया गया कि समिति जो है उस समिति की अनुशंसा पर, यानी समिति ने सिफारिश किया कि ऐसा है कि भारत में एक नाबार्ड बैंक यानी इस तरह के बैंक होने चाहिए जो किसानों को और ग्रामीण इलाका के विकास को ध्यान में रखते हुए एक बनाया गया।
और आज ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बहुत अच्छा इस पर रिस्पॉन्स भी इसका है। इस यह क्या करता है, तो यह देखिए यहाँ पर कृषि एवं ग्रामीण, यह जो बैंक है वो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराने का काम करता है। और ये भारत में आज इस तरीके का जो संस्थान है वो शीर्ष भूमिका निभा रही है। इसी क्रम में अगर नेक्स्ट टॉपिक को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट टॉपिक को, हाँ ठीक है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था और इसी पर हम लोग इसको देखेंगे। अगला जो टॉपिक है उसको हम लोग और टॉपिक लेके आ रहे हैं जो पैट पे सोल्यूशन, पैट पर ही निर्भर आपका है। और इस तरीके क्वेश्चंस जो हैं, टॉपिक्स जो हैं, और भी लगातार 2-3 वीडियो अभी आज 2-4 दिन में पड़ जाएगा आपका, 2-3 दिन पे लगातार वीडियो आ रहा है, तो इस पर ध्यान रखिए और आप अच्छे से इसको रिविजन करके ही एग्जाम देने जाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।